सो डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो प्लांट करता है उसकी फंक्शनिंग का मैकेनिज्म क्या है। फिजियोलॉजी इज अ नथिंग, इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी। अगर प्लांट बॉडी की फंक्शनिंग समझना है या प्लांट बॉडी के किसी पार्ट्स की फंक्शनिंग समझना है तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि प्लांट की बॉडी क्या क्या फंक्शंस कर सकती है, तो सबसे पहले प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत सारे मटेरियल का सिंथेसाइज होता है। जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है, दैट इज अ ग्लूकोज। अब ये कैसे सिंथेसाइज करता है प्लांट, ग्लूकोज को कैसे सिंथेसाइज करता है, तो हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर फोटोसिंथेसिस में। सेकंड, प्लांट को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। तो प्लांट इस न्यूट्रिएंट और मिनरल को कहाँ से लेता है? ऑब्वियसली बात है, सॉइल इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट एयर से भी मिल जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल गई, गॉट इट, ऑक्सीजन मिल गया। बट अदर न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं प्लांट को? सॉइल से मिलते हैं। तो अपन पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशंस के अंदर कि प्लांट किस तरीके से इस न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है और इस न्यूट्रिएंट का क्या रोल होगा। नाउ अब देखो, फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज और प्लांट ने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया सॉइल से। अब ये प्लांट ने जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, न्यूट्रिएंट के साथ साथ में मिनरल के साथ साथ में वाटर को भी प्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो एब्जॉर्ब मटेरियल है, रूट ने जो एब्जॉर्ब किया जिस मटेरियल को सॉइल से, उस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। साथ में प्लांट की लीव्स ने जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाया, ये ग्लूकोज प्लांट की लीव से प्लांट की अदर साइड तक कैसे पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। प्लांट एनर्जी कैसे बनाता है, आ रही बात समझ में? तो हम पढ़ेंगे प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है, प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होते हैं, और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स में, गॉट इट। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो बेसिकली अगर अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो जो ट्रांसपोर्ट्स होता है उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। यहां समझना, यहां मतलब मैं ट्रांसपोर्टेशन को कैटेगराइज कर रहा हूं कि वो ट्रांसपोर्टेशन, जिस भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कितनी डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है। तो शॉर्ट डिस्टेंस में देखो, आप अगर बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस में फ्रॉम सेल टू सेल कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल तक, या सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, सेल के बाहर की एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस टू सेल, कोई मटेरियल एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से सेल के अंदर आ रहा है, या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से आउटसाइड द बॉडी, प्लांट बॉडी के बाहर। जैसे कि अगर मैं लीव्स की बात करूं, तो अगर मैं लीव का टीएस सेक्शन बनाऊं तो आप देखोगे लीव की टीएस सेक्शन में लीव की आउटर लेयर दैट इज एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। यहां पर छोटा सा पोर होगा जिसको बोलेंगे स्टोमेटा। अब ये जो बीच की जो लेयर है इसको बोलेंगे मेसोफिल। यहां पर मेसोफिल में बहुत सारी सेल्स होगी, स्पॉन्जी सेल होगी, पेलेसाइड सेल्स होगी, गॉट इट। तो अलग अलग टाइप की यहाँ पर सेल होगी जो जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है लीव्स का, यहाँ से कुछ मटेरियल इस स्टोमेटा से बाहर चला गया, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से आउटसाइड द बॉडी। तो इन ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस में अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है छोटे से डिस्टेंस में, एक सेल से दूसरी सेल, एक सेल से सेल के बाहर वाली स्पेस दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से सेल के अंदर कोई मटेरियल आ रहा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से कोई मटेरियल सेल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से कोई मटेरियल प्लांट बॉडी के बाहर चला गया, गॉट इट। नाउ या फिर आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है किसके अंदर? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस ऑफ प्लांट, या फिर कोई मटेरियल बाहर से आ रहा है और किसके अंदर? प्लांट की सेल के
अंदर। तो ये बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को मैं वन वर्ड में बोलता हूँ ट्रांसलोकेशंस। क्या बोलता हूँ? ट्रांसलोकेशंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन किया जाता है किसके थ्रू? वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू। ये वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट करेंगे पर्टिकुलर किसी मटेरियल का फ्रॉम रूट टू टिप या फ्रॉम लीव्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। जैसे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट करेगा अपनी रूट से, तो रूट में जो रूट के अंदर जो पानी आया एब्जॉर्प्शन के बाद, ये पानी रूट से बिल्कुल प्लांट की टिप तक, प्लांट की टिप पे जो लीव्स है वहां तक कैसे पहुंचा? तो ये तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। सपोज आपने मान लिया एक पाम ट्री है, आपने बना दिया, ये पाम ट्री बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये पाम ट्री की लीव्स, ये पाम ट्री बना दिया। पाम ट्री तो बहुत लंबा होता है, तो पाम ट्री में ये रूट ने जो वाटर ऑब्जॉर्ब किया, ये बिल्कुल इसके टॉप तक कैसे पहुंचा? दैट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और पाम ट्री की इस लीव्स ने यहाँ जो फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के बाद ये फूड इस रूट तक कैसे पहुंचा? ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में अपन पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशंस, ठीक है, किस किस का? फूड का, वाटर का, मिनरल का, फ्रॉम रूट टू टिप या फ्रॉम लीव्स टू रूट, बॉडी के हर पार्ट तक, बहुत लंबी दूरी तक अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसको बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। गॉट इट? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। नाउ अब हम बात करें किन किन मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना है, किन किन मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। तो किस किस मटेरियल का प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होगा? अब आप सोचो किस किस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। प्लांट को कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है, यस, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया, ये ऑर्गेनिक मटेरियल लीव्स में बना फोटोसिंथेसिस से, बट इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट प्लांट के हर पार्ट को होगी, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज ए ग्लूकोज, सुक्रोज, जो भी बना, ग्लूकोज बना फिर वो सुक्रोज में बदलेगा, ये फिर लीव से बॉडी के हर पार्ट तक गया, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट के हर पार्ट की ग्रोथ को प्रॉपर करने के लिए, प्लांट के हर पार्ट के ग्रोथ को प्रॉपर करने के लिए हमें पर्टिकुलर टाइप के कुछ मिनरल्स चाहिए। अब ये मिनरल्स कहां पर है? सॉइल में है, तो प्लांट इस मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, इसकी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद यही मिनरल्स प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचेगा। यानी किस किस का ट्रांसपोर्टेशन होगा? मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब मिनरल दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक मिनरल मतलब कार्बन बेस्ड मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल मतलब पोटेशियम, नाइट्रेट, जिंक, आ रही बात समझ में? ये सब इनऑर्गेनिक मिनरल से इन मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। और किस किस का प्लांट ट्रांसपोर्टेशन करेगा? प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाई, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर बाहर जाएगी, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। यानी बहुत सारे मटेरियल का प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा। कुछ ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंस में होंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस तक होंगे। तो अपन देखते हैं किस किस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मटेरियल दैट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड, that have to be transported। कौन कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, बिना वाटर का प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। दूसरा मिनरल्स का, तो मिनरल्स दो कैटेगरी का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? सोचो, और किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट की ग्रोथ को प्रॉपर करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स चाहिए, उनको बोलते ग्रोथ रेगुलेटर्स का। तो ग्रोथ रेगुलेटर का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। और किस किस का ट्रांसपोर्टेशन होगा? तो वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स के अंदर ऑर्गेनिक भी हो गए, इनऑर्गेनिक भी हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल जो सिंथेसाइज हुआ वो भी हो गए, ग्रोथ रेगुलेटर वो भी हो गए। और किस किस का ट्रांसपोर्टेशन होगा? एक्सक्रीटरी मटेरियल का। एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ना प्लांट में, यस और नॉट? गॉट इट? तो इन सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है। अब ये मटेरियल सिर्फ सेल से सेल, एक सेल से दूसरी सेल तक जा रहे हैं, एक सेल से सेल के बाहर की स्पेस तक जा रहे हैं, सेल की बाहर की स्पेस से सेल के अंदर आ रहे हैं, सेल की बाहर की स्पेस से बॉडी के बाहर चले गए, प्लांट बॉडी के बाहर चले गए, या प्लांट बॉडी के बाहर से कोई मटेरियल डिफ्यूज होके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ गया या प्लांट की किसी सेल में आ गया, तो इन ट्रांसपोर्टेशन को बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। बट कोई मटेरियल
प्लांट के एक पार्ट से बहुत दूर तक किसी डिस्टेंस पार्ट तक जा रहा है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। नाउ अब ट्रांसपोर्टेशंस के तरीके क्या क्या है, ये तो ट्रांसपोर्टेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया डिस्टेंस के बेसिस पे। अब ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरीके से होता है, तो अब अपन को पढ़ना है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग तरीके। गॉट इट? अभी तक सारी चीज क्लियर है? अब पढ़ रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर अपन बात करें, मोड्स मतलब किस किस तरीके से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। गॉट इट? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। तो ट्रांसपोर्टेशंस के मोड्स ट्रांसपोर्टेशंस। अब देखो, कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बेसिकली इस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से सेल के अंदर आ रहा है। तो सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सपोज ये कोई सेल है, ये प्लांट सेल है, एक ये दूसरी प्लांट सेल है, ये तीसरी प्लांट सेल है। गॉट इट? तो कोई मटेरियल इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से सेल के अंदर आ रहा है या कोई मटेरियल सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बाहर जा रहा है। गॉट इट? तो इस मटेरियल को इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से सेल के अंदर आने के लिए इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। तो यानी बोल रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशंस। गॉट इट? यानी अब मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने वाला है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, सीधी सी बात करें। अब देखते हैं अपन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशंस को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा ब्रॉडली। अगर एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर of ATP, that is energy, currency of energy, या by using ATP, ATP का यूज करके मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, बाय यूजिंग व्हाट? ATP, और बाय विदाउट यूजिंग ATP। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उस ट्रांसपोर्टेशन को बोलेंगे पैसिव। क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्टेशंस। और बाय यूजिंग अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको बोलेंगे एक्टिव। क्या बोलेंगे? एक्टिव। गॉट इट? एक्टिव। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, अच्छा एक और तरीका है जिसमें एटीपी का यूज करके एक साथ बहुत सारा मटेरियल एक साथ गुच्छे में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे बल्क, बल्क ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशंस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशंस। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशंस मतलब जिसमें एनर्जी लगने ही वाली नहीं है, उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्टेशंस को मैं फर्दर कैटेगराइज करूंगा तीन तरीके से, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन, फिर मैं पढ़ूंगा बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन, बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एक चीज कॉमन है, दोनों ही पैसिव के तरीके हैं, बाकी इनके बीच में कुछ मेजर डिफरेंस भी होगा। क्या डिफरेंस होगा हम उसको देखेंगे। थर्ड, ऑस्मोसिस, थर्ड वन इज व्हाट? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे अपन ऑस्मोसिस में। तो अगर मैं बात करूं तो ऑस्मोसिस
कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, सेल, चलो इसको छोड़ो, इसको ऑस्मोसिस के वक्त में आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको भी क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली अभी अपन को कवर क्या करना है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशंस। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में अपन देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑल आर द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इन सभी में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा बिना एटीपी का यूज किए, मतलब प्लांट को, लिविंग स्टेट को कोई एनर्जी खत्म करने की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं। बट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और बल्क ट्रांसपोर्टेशन में डेफिनेटली एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे कि सिंपल और फैसिलिटेटेड में डिफरेंस कहां पर आया। उसके बाद ऑस्मोसिस, देन एक्टिव, देन बल्क, गॉट इट। इस तरीके से अपन ट्रांसपोर्टेशन खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ये तो हमारी जिंदगी में होता ही रहता है डिफ्यूजन। जैसे कि कोई गैस लीक हो गई कमरे में, तो कमरे में जहां से भी गैस लीक हुई वहां से गैस डिफ्यूज होके हर जगह पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करें सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन के लिए कंडीशंस क्या है? डिफ्यूजन तो सबसे पहले इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस है। किस किस का डिफ्यूजन हो सकता है? गैसियस मॉलिक्यूल का, लिक्विड का, एंड सॉलिड ऑल्सो। इनका मॉलिक्यूल, मतलब अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल हो, कोई लिक्विड मॉलिक्यूल हो या कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है, इनका डिफ्यूजन होगा। गॉट इट। नाउ अब मैं बात करूं कब होगा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होने के लिए एक असेंशियल कंडीशन है, असेंशियल कंडीशन है डिफ्यूजन होने के लिए। टू गेट डिफ्यूज एनीथिंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी चीज का डिफ्यूजन करवाना है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी चीज का डिफ्यूजन करवाना है, तो देयर मस्ट बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है मान लो, व्हाट इट, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने बना दी, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। तो असेंशियल कंडीशन है देयर मस्ट बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब किसी एक तरफ उस सब्सटेंस का ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए और सेल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ उस सब्सटेंस का कम कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल across cell membrane from high concentration site to low concentration site, from high concentration site to low concentration site till the concentration become equal to both site. So it is a movement of molecule across cell membrane from high concentration site to low concentration site till the concentration become equal to both site. Okay, तो मैं यहां पर concentration gradient बना देता हूं। तो ये मोलिक्यूल है, इनका कंसंट्रेशन सपोज मैं ले लेता हूं 100 यूनिट, इधर 100 यूनिट मोलिक्यूल है, कोई पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम है, या आप बोल सकते हो 100 मोल पर लीटर या 100 मिली मोल पर लीटर या 100, कोई भी आप यूनिट ले सकते हो कंसंट्रेशन की। तो सपोज यहाँ पर जो कंसंट्रेशन वो 100 यूनिट में है और इधर इसी मटेरियल का कंसंट्रेशन है 10 यूनिट में।
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन, दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट था इनिशियली जो ग्रेडियंट था, एक तरफ 100 है, दूसरी तरफ 10, तो ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? इनके बीच का डिफरेंस। दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर होगा तो ग्रेडियंट 0 होगा। अब एक तरफ कंसंट्रेशन 100 है, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन 10 है, तो ग्रेडियंट कितने का डेवलप हुआ? एक तरफ 100, दूसरी की तरफ 10, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होकर चले गए, तो सपोज 10 चले गए तो 90 और ये हो गया 20, अभी भी ग्रेडियंट है। कितने का ग्रेडियंट है? 90 में से 20 को माइनस कर दो, 90 में से 20, 70 का ग्रेडियंट है, अभी भी ग्रेडियंट है, एक तरफ हाई है दूसरी तरफ लो है, तो अभी भी अब भी डिफ्यूजन होगा। फिर 10 चले गए तो ग्रेडियंट हो गया एक तरफ 80, दूसरी तरफ 30, तो ग्रेडियंट डेवलप हो गया कितने का? 50 का। एक तरफ 30 दूसरी तरफ 80, मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का? ग्रेडियंट कितने का? 50 का। फिर इसी तरीके से 10 और चले गए, अब भी ग्रेडियंट है, 10 और चले गए, अब भी ग्रेडियंट है, एक तरफ 60 दूसरी तरफ 50, तो 10 का ग्रेडियंट है। फिर 5 चले गए तो इधर 55 इधर 55, तो यहां स्टेब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कब स्टेबलाइज हो जाएगा? जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब जैसे ही दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो तो दो मॉलिक्यूल इधर गए तो तुरंत दो बाहर आ जाएंगे, मतलब नेट डिफ्यूजन 0 हो जाएगा, नेट डिफ्यूजन 0 हो जाएगा टिल द कंसंट्रेशन बिकम इक्वल टू बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ गया ना। अब देखो, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी, तो इट इज अ पैसिव। नाउ पैसिव के साथ साथ में इसको बोलेंगे डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन, इट इज अ डाउन हिल। वाई इट इज अ डाउन हिल? आप अज्यूम करो कि आप हिल की टॉप पे हो, हिल टॉप पे हो, आपके पास साइकिल है, आप आराम से नीचे उतर सकते हो बिना एनर्जी को खत्म किया। आपने टॉप हिल से साइकिल को नीचे की तरफ डायरेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो डाउन हिल मूवमेंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिना एनर्जी का यूज किए, तो उसको बोलते हैं डाउन हिल। इसका उल्टा जिसमें एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे अप हिल, क्योंकि अप हिल में हमेशा एनर्जी लगती है, आपको चढ़ाई करनी है तो आपको पेडल लगाने ही पड़ेंगे, तो ये डाउन हिल। नाउ अब मैं बात करूं, ये जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है जिस मॉलिक्यूल का, इसके लिए एक एसेंशियल कंडीशंस क्या है? देयर मस्ट बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन साइड टू लो कंसंट्रेशन साइड विदाउट यूजिंग एनर्जी टिल द कंसंट्रेशन बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड। और जैसे ही दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर होगा तो कंडीशंस कहां पहुंच जाएगी? इक्विलिब्रियम के अंदर। अब अपन देखते हैं कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, इसके और अदर फीचर्स क्या क्या होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? तो ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका या नोट करो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट्स बनाते रहना चाहिए। नाउ सबसे पहले देखते हैं फैक्टर that affect simple diffusion। कौन कौन से फैक्टर सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे? पहला, सबसे पहला अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। अगर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन उतना फास्ट। सपोज एक तरफ 100 है दूसरी तरफ 10 है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितने का है? एक तरफ 100 यूनिट है दूसरी तरफ 10 यूनिट है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितने का है? 90 का। बट अगर यहां 100 होते हैं और यहां 20 होता तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना का होता? 80। तो फैक्टर मोर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मोर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक साइड और दूसरी साइड में कंसंट्रेशन का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फास्टर विल बी डिफ्यूजन।
फास्टर विल बी डिफ्यूजन। गॉट इट। अब इस पहले पॉइंट से मुझे बताओ कि मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन वर्सेस टाइम का कर्व बनाऊं तो कैसा कर्व बनेगा। देखो बायोलॉजी के अंदर अपन ग्राफ घुसेड़ दिया, बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन वर्सेस टाइम का अगर कर्व बनाए तो कैसा बनेगा। क्या ये ऐसा बनेगा कि समय के साथ डिफ्यूजन फास्ट होता जाएगा, क्या ये ऐसा बनेगा समय के साथ डिफ्यूजन स्लो होता जाएगा। गॉट इट। कैसा बनेगा, समय के साथ डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरेगा डिफ्यूजन क्या हो जाता है, विथ टाइम डिफ्यूजन क्या हो जाएगा। तो देखो इनिशियली कंसंट्रेशन, आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, इनिशियली कंसंट्रेशन 100 दूसरी तरफ 10 तो ग्रेडियंट 90 का था, तो 90 के ग्रेडियंट से डिफ्यूजन हो रहा है, डिफरेंस 90 का। फिर कुछ मॉलिक्यूल चले गए तो इधर हो गए 90, इधर हो गए 20, तो ग्रेडियंट कितने का हो गया, डिफरेंस कितने का होगा, एक तरफ 90 एक तरफ 20, तो डिफरेंस कितने का हो गया 70 का। तो ग्रेडियंट कम हो गया तो डिफ्यूजन तो हो रहा है बट कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो समय के साथ डिफ्यूजन की रेट क्या होती जाती, स्लो होती जाती है। तो अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन वर्सेस टाइम का कर्व बनाऊं तो ऑब्वियस ही बात है कर्व इस तरीके से बनेगा। गॉट इट। और ये एक ऐसा समय आएगा कि ये डिफ्यूजन, एक ऐसा समय आएगा कि डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो मतलब डिफ्यूजन जीरो, नेट डिफ्यूजन जीरो। गॉट इट। तो क्या होगा, more is the concentration, faster will be diffusion. So I can conclude with the time diffusion rate gets slow। पहला पॉइंट। दूसरा टेम्परेचर। अब देखो मॉलिक्यूल क्यों डिफ्यूज होते हैं, अगर आपसे पूछे किसका डिफ्यूजन फास्टर होगा, कौन तेज भागेगा, ऑब्वियस सी बात वो मॉलिक्यूल फास्टर डिफ्यूज होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो। और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हो कि मोर इज अ काइनेटिक एनर्जी मोर विल बी टेम्परेचर, या वाइस वर्सा, मोर इज अ टेम्परेचर मोर इज अ काइनेटिक एनर्जी। यू कैन प्रूव दिस बाय गैसियस लॉ ऑल्सो। भैया टेम्परेचर बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का, टेम्परेचर बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल तेजी से डिफ्यूज होगा। तो टेम्परेचर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गेट फास्टर, डिफ्यूजन गेट फास्टर। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। यू नो ना व्हाट डू यू मीन बाय भोपाल गैस ट्रेजेडी। कौन सी गैस के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस यूनियन कार्बाइड के एक गैसेस प्लांट से लीक हो गई थी। ठीक है, इसके बेसिस पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी है। ठीक है, अब उस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, कार्बाइड इज अ व्हाट, इज ए काइंड ऑफ पेस्टिसाइड। गॉट इट। आप इसको पढ़ोगे कभी ना कभी, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बाइड, ये सब फॉरेंसिक में पढ़ने को मिलेगा। तो जो कार्बाइड्स होता है, हाँ फॉरेंसिक साइड में इसलिए पढ़ने को मिलता है क्योंकि ये पेस्टिसाइड यूज होता है एज ए पॉइजन। आप किसी को पॉइजन खिला के मार सकते हैं ना लोग, या सुसाइड कर सकते हैं या मर्डर कर सकते हैं। तो उस पॉइजन को समझने के लिए फॉरेंसिक में आप क्या करते हो, मर्डर मिस्ट्री सोल्व करते हो। सीधी सी बात है, डॉक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बताते हैं कि किसके कारण इसकी डेथ हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो पेस्टिसाइड की तो स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो कार्बाइड आपको डिटेल पढ़ने में मिलेगा जब फॉरेंसिक साइंस में चले जाओगे। एमबीबीएस सेकंड प्रोफ में आपको फॉरेंसिक साइंस में कार्बाइड एज ए पॉइजन, टॉक्सिकोलॉजी फॉरेंसिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। हाँ, तो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस का लीकेज हुआ था। वहां से एक गैस लीक हुई थी, हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जैसे ही गैस लीक हुई कार्बाइड फैक्ट्री से, गैस बिल्कुल डिफ्यूज होकर पूरे भोपाल में फैलने लगी। तो सबसे पहले उस यूनियन फैक्ट्री के आइट साइड के जितने घर थे वहां पर जाने लगी। लोग वहां पर परेशान होने लगे, उनको सफोकेशन फील होने लगा, तुरंत उनकी स्पॉन्टेनियस हार्ट फेलियर होने लगा, अरे बस में रेस्पिरेटरी फेलियर होने लगा। मतलब लोग बाग बुरी तरीके से अफेक्टेड हो गए और
जरा सी देर के अंदर बिल्कुल बिजली की तरह सारे भोपाल में खबर फैल गई कि गैस लीक हो गई। तो कुछ लोग क्या करे थे कि भोपाल छोड़ के भागने लगे और तेजी से भागते जा रहे, गैस उसके पीछे भागते जा रही। तो ठीक है, पर बहुत सारे लोग जो आउटर में थे भोपाल छोड़ के निकल लिए थे, बच गए। जो लोग भाग नहीं पा रहे थे, दो टाइप के लोग भाग नहीं पा रहे होंगे, जिनके पास कुछ व्हीकल नहीं हो, ट्रैफिक जाम भी हो गया था उस टाइम पे, ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं भोपाल में। जिन लोगों के पास व्हीकल नहीं, वो कैसे भागेंगे? पहले के ज़माने में जब ये स्टोरी से 80s के ज़माने में, तो उस वक्त लोगों के पास साइकिल होती थी, बैलगाड़ियाँ होती थी, सही मायने में बताऊँ तो लोग भाग भी नहीं सकते थे ज़्यादा तेज़ी से। बहुत लिमिटेड लोग थे जिनके पास 4 व्हीलर होगी उस टाइम पे ना। तो तुरंत ही अनाउंस करवाया था, जब आप लोग गांधी मेडिकल कॉलेज में जब आप एडमिशन ले लोगे, हमारा कॉलेज है गांधी मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ, तो वहाँ पर आपको उस सीन की, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है गांधी मेडिकल कॉलेज में, तो उस टाइम के सीन की ऐसी रेयर टू रेयर पिक्चर देखने को मिलेगी ना आपको, जैसे लाशें की लाशें बिछी हुई, लोगों की हालत कैसी हो गई थी, मतलब बहुत गैलरीज में आपको पिक्स देखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो लोगों को तुरंत हिदायत दी थी कि अपने घर को बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, और जहाँ जहाँ पर वेंटिलेशन लगा है आपके घर में उस पर कर्टन लगाओ, और उस कर्टन को पानी से भिगो दो पूरी तरीके से। ऐसा क्यों करा? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, गैसियस सब्सटेंस का डिफ्यूजन फास्टर होता है ना। अब जैसे ये पर्दे, पानी लगे हुए पर्दे में अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड घुसेगी तो उसकी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड, पहली बात तो केमिकली उस पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो उसका केमिकल नेचर बदल जाएगा, और साथ में उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी बदल जाएगी। गैसियस से लिक्विड की तरफ जा रहा है, एक्वस की तरफ जा रहा है, तो डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, गैस इतनी ज़्यादा डिफ्यूज होकर आपके घर में नहीं पहुंच पाएगी। तो उस वक्त का ये इनिशियल प्रिकॉशंस था। तो अगर अपन बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ तो डिफ्यूजन फास्ट होता ही होता है, साथ साथ में डिफ्यूजन होने वाले मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया। साथ में जिस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा है उसकी फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। तो गैसियस डिफ्यूज फास्टर एज कंपेयर टू सॉलिड। नाउ इस मॉलिक्यूल की साइज पे भी डिपेंड करेगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की साइज जितनी छोटी, डिफ्यूजन उतना फास्ट। सीधी सी बात है, साइज जितनी बड़ी, डिफ्यूजन उतना स्लो। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर के साथ साथ में फिजिकल स्टेट, तो गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, इसके बाद साइज जितनी ज्यादा, डिफ्यूजन का रेट उतना कम। नाउ अब बात करते हैं अपन डिफ्यूजन के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं। अब ये डिफ्यूजन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह और बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट बीच में किसी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं सेल मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर अगर बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वही मॉलिक्यूल आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे बिना किसी हेल्प के, एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से, जिनका नेचर लिपिड सोल्यूबल हो। तो लिपिड सोल्यूबल मटेरियल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इजीली, यानी लिपोफिलिक सब्सटेंस डिफ्यूज इजीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, गॉट इट। अब आप देखोगे कि किसी को सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द हो रहा है तो आप सर दर्द का क्या ट्रीटमेंट दोगे? इंस्टेंट ट्रीटमेंट देना है, तो आपने बाम लगा दी, जहां सर दर्द हो रहा है फोरहेड पे आपने आयोडेक्स लगा दिया, सपोज आयोडेक्स। तो जो आयोडेक्स के मॉलिक्यूल है ना, ये हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, लिपिड सोल्यूबल मटेरियल होता है आयोडेक्स, तो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब आपको आयोडेक्स नहीं मिला,
आपको एक इंजेक्शन मिल गया, वो ड्रग जो इंजेक्शन से देते हैं, आपको पता है कि इंजेक्शन ब्लड में डाल दिया तो ब्लड के थ्रू ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके आपकी हेड इंजरी, जहाँ पर हेड पेन हो रहा है वहाँ तक पहुँच जाएगा और वहाँ पर पेन का काम तमाम, 2 मिनट के अंदर पेट का काम तमाम। तो आपके पास इंजेक्शन नहीं, तो आप क्या करोगे, वो इंजेक्शन की जो दवाई है उसको हाथों में निकाल के सर पे मल लोगे क्या? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? वो इंजेक्शन जो ब्लड में डालने वाला इंजेक्शन था, आप उसको फोड़ के हाथ में डाल के मल लिया सर पे कि भैया आयोडेक्स मलने को नहीं है तो इंजेक्शन ही मल लेता हूँ, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के लिए सीरीज नहीं है, डॉक्टर नहीं हूं मैं, इंजेक्शन लगाऊंगा, कुछ उल्टा सीधा लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं कर पाओगे आप। अगर आपने ऐसा कर भी लिया तो भी आपका हेड पेन दर्द, आपका हेड पेन कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मटेरियल हमारी स्किन की मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका केमिकल नेचर अलग है। तो वही मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी के ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिनका नेचर लिपिड सॉल्युबल है। तो किस मटेरियल का डिफ्यूजन सिंपल तरीके से होता है, बिना किसी फैसिलिटी का, बिना किसी एक्सटर्नल फैसिलिटी का? लिपोफिलिक सब्सटेंस का। यहां देखो, इस मटेरियल को डिफ्यूज होने के लिए कोई एक्सटर्नल फैसिलिटी की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, कोई भी एक्सटर्नल फैसिलिटी की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मटेरियल सीधा बाहर से अंदर आ जाएगा इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, क्योंकि इसका नेचर लिपिड सोल्यूबल है। तो लिपोफिलिक सब्सटेंस डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फैसिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। नाउ वापस से बोल रहा हूं, क्या पॉइंट? लिपोफिलिक सब्सटेंस। तो जनरली लिपोफिलिक, लिपिड सोल्यूबल, दैट इज अ लिपोफिलिक। लिपोफिलिक को अपन बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक, जो पानी में नहीं घुलता है, तो दैट इज अ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड में घुल जाए पर पानी में नहीं घुलेगा, तो हाइड्रोफोबिक। यानी लिपिड सोल्यूबल या वाटर इनसोल्यूबल। तो ऐसे मटेरियल का डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली होता है, बिना कोई एक्सटर्नल फैसिलिटी को यूज किए। सीधा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है आपका। नाउ अब बात करें अपन, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ये स्पेसिफिक नेचर का होता है या नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है? तो याद रखना, डिफ्यूजन इज हाईली नॉन स्पेसिफिक। कोई भी मटेरियल हो वो डिफ्यूज होके चला जाएगा, बस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए और केमिकली वो लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, चाहे कोई सा भी मटेरियल हो, बट वो लिपिड सोल्यूबल है तो आराम से डिफ्यूज होके चला जाएगा। सेल मेम्ब्रेन किसी को मना नहीं करेगी। अगर आप लिपिड सोल्यूबल हो तो सिंपली डिफ्यूज होके अंदर आ जाओ, सीधा सा फंडा। यानी क्या है? नॉन 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 स्पेसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बोलते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक है, ऑप्शन में स्पेसिफिक दिख जाता है, कंफ्यूजन में गलत लगा के आ जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नीट में आती है, एक एनसीईआरटी की एक लाइन है। नाउ पॉइजन या कोई पॉइजन आपने खा लिया या कोई इनिबिटर आपने यूज कर लिया, क्या कोई पॉइजन होता है ऐसा, या कोई ऐसा इनिबिटर होता है जो इस डिफ्यूजन को रोक पाए? नहीं होता है। नो रोल ऑफ पॉइजन एंड इनिबिटर। नो रोल ऑफ पॉइजन एंड इनिबिटर। सीधा सा, बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। इनिबिटर और पॉइजन का कोई भी रोल नहीं होता है। किसमें? सिंपल डिफ्यूजन में। और सिंपल डिफ्यूजन काफी 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 नॉन स्पेसिफिक होता है। नाउ क्या मुझे बताओ, सेचुरेशन आएगा? सेचुरेशन आएगा। सेचुरेशन का मतलब आएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बोलेगा बस अब डिफ्यूजन नहीं होना है। सिंपल डिफ्यूजन में कभी भी सेचुरेशन नहीं आता है, डिफ्यूजन होता ही रहता है। डिफ्यूजन होता ही रहता है जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर ना हो जाए, तब भी डिफ्यूजन होता रहेगा। बट डिफ्यूजन की रेट, अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप उसको कंफ्यूज मत होना। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हाई कंसंट्रेशन, दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर, तब भी डिफ्यूजन होता रहेगा, बट नेट डिफ्यूजन जीरो होगा। समझो कैसे कैसे कैसे? हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो जैसे ही दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर होता है तो जितना डिफ्यूजन मॉलिक्यूल इधर होगा उतना ही डिफ्यूजन मॉलिक्यूल इधर से इधर आ जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम में कभी सैचुरेशन नहीं आता है।
तो सिंपल डिफ्यूजन में सेचुरेशन का फंडा नहीं है, सेचुरेशन नहीं आएगा, सेचुरेशन नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। तो नो सेचुरेशन, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सेचुरेशन, सिंपल डिफ्यूजन में कभी भी सेचुरेशन नहीं आता, सिंपल डिफ्यूजन नॉन स्पेसिफिक है, और नो रोल ऑफ पॉइजन एंड इनहिबिटर, मतलब ये सब नो 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 चलता है। नो नो, नॉन स्पेसिफिक, नॉन सेचुरेशन, नो सेचुरेशन, और नो रोल ऑफ पॉइजन एंड इनहिबिटर, सिंपल डिफ्यूजन। अब देखो, अब बात करते अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, सीधी सी बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक डिफ्यूजन का टाइप है, मतलब डिफ्यूजन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज अ पैसिव, यस और नॉट, पैसिव मतलब बिना कोई एनर्जी लगाया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन साइट, अप हिल या डाउन हिल, ये भी डाउन हिल है। अलग कहां पर है, अलग कहां पर है समझना, अलग है ये मैं सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं आपके सामने, ये बाई लेयर, बाई लिपिड की दो लेयर होती है, आउटर लेयर लिपिड की, ये फॉस्फोलिपिड की आउटर लेयर, गॉट इट, फॉस्फोलिपिड की आउटर लेयर, और ये फॉस्फोलिपिड की इनर लेयर। अब ये लिपिड की बनी हुई है, लिपिड की पूरी लिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी है, और जिस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना है वो मटेरियल इधर हाई कंसंट्रेशन में है, ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, ये मटेरियल हाई कंसंट्रेशन में इधर, और इधर मटेरियल लो कंसंट्रेशन में है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा इस मटेरियल का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डाउन हिल मूवमेंट है। बट ये जो मटेरियल है वो लिपोफिलिक नहीं है, लिपिड सोल्यूबल नहीं है, लिपिड सोल्यूबल मटेरियल नहीं है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस मटेरियल का होता है, किस मटेरियल का होता है, लिपिड इनसोल्यूबल मटेरियल का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो देखो, ये मटेरियल तो लिपिड के अंदर डिसॉल्व होगा ही नहीं, तो बिना लिपिड के अंदर डिसॉल्व हुए, बिना लिपिड के अंदर घुले, इस लिपिड के बैरियर को ये मटेरियल कैसे क्रॉस कर जाएगा? तो ये खुद से तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाने के लिए इस मटेरियल को एक फैसिलिटी की जरूरत है। उस फैसिलिटी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन्स। और ये फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन्स किसका बना होगा? प्रोटीन्स का बना होगा। फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन्स, इस चैनल्स की जरूरत है, इस चैनल्स की जरूरत है। गॉट इट? आ रही बात समझ में? यानी किसकी जरूरत है? इस कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत है। जो किसका बना है? प्रोटीन्स का बना है। तो कैसा होगा ट्रांसपोर्ट? ये मटेरियल इस कैरियर प्रोटीन के ऊपर चिपकेगा और ये कैरियर प्रोटीन फ्लिप होके ऐसे ये कैरियर प्रोटीन ऐसा ये घूम जाएगा और मटेरियल को नीचे पहुंचा देगा। तो लिपिड इनसोल्यूबल मटेरियल गेट डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पैसिवली by using a facilitated carrier protein। फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन, यहां पर एक कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। बस ये एक सबसे मेजर डिफरेंस है। आप ये फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन्स की मदद से ये कोई मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो यहां पर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा वो हाईली स्पेसिफिक होगा। हाईली स्पेसिफिक होगा मतलब ये जो प्रोटीन है ये कोई पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल को ही ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। एनर्जी यूज ये भी नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर मतलब हर मॉलिक्यूल जिनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज कोई सोडियम चैनल है तो सोडियम जा रहा है, कोई पोटेशियम चैनल है तो पोटेशियम जाएगा। सोडियम चैनल से सिर्फ सोडियम का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, पोटेशियम का नहीं हो पाएगा।
तो ये हाईली स्पेसिफिक है। और अगर मैं इस चैनल को ब्लॉक कर दूं, इस चैनल को मैं ब्लॉक कर दूं बाय यूजिंग अ पॉइजन या बाय यूजिंग अ इनहिबिटर, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हाईली स्पेसिफिक और इट कैन बी ब्लॉक बाय यूजिंग सम पॉइजन और इनहिबिटर। साथ में मुझे बताओ, ये फैसिलिटेटेड प्रोटीन सिर्फ 5 है, तो सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल को एट ए टाइम ये ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या आएगा, सेचुरेशन। सेचुरेशन आ जाएगा। सेचुरेशन कब आएगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेचुरेशन कब आएगा, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट सारे फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन ऑक्यूपाई हो जाएगा, अब नया मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, सेचुरेशन डेवलप हो जाएगा। सेचुरेशन डेवलप हो जाएगा। जैसे कोई एक वेन है, वो वेन की कैपेसिटी है 15 स्टूडेंट को छोड़ने के लिए, बड़ी वेन है 15 स्टूडेंट को छोड़ने की, तो जब तक 15 स्टूडेंट भरने जाएंगे बच्चे उसमें बैठते जाएंगे डिफ्यूज होने के लिए, बट जैसी सारी सीट ऑक्यूपाई हो गई तो क्या बोलोगे, गाड़ी भर गई, बस अब इतने ही बच्चे जा पाएंगे, बाकी बच्चे वेट करो थोड़ी देर के लिए जब तक कि गाड़ी इनको छोड़ के वापिस ना आ जाए। तो यहां पर सेचुरेशन डेवलप होता है। ये तीनों पॉइंट अपसेंट थे किसके अंदर, सिंपल डिफ्यूजन्स के अंदर। बाकी ये भी डाउन हिल है, ये भी पैसिव है, यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। सिंपल, बस यही था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। समझना, सिंपल सी बात है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो। सिम्पोर्ट समझना, पहले यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में एक ही मटेरियल एक साइड से दूसरी साइड जाएगा। यूनिपोर्ट इंडिपेंडेंट, कि ये अकेला भी डिफ्यूज हो सकता है, इसको किसी दूसरे मटेरियल, किसी दूसरे केमिकल की जरूरत नहीं है। सिम्पोर्ट में क्या होगा, सिम्पोर्ट में क्या होगा, कोई कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, कोई कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, 2 मटेरियल को एक ही डायरेक्शन में पहुंचाएगा, 2 मटेरियल को एक ही डायरेक्शन में पहुंचाएगा। जैसे ये ए है तो इसके साथ बी भी जाएगा, तो इसको बोलेंगे सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होगा, एंटीपोर्ट में क्या होगा, ये जो कैरियर प्रोटीन है, फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन है, ये एक मटेरियल को ए को अगर अंदर पहुंचाएगा तो मीनवाइल बी को बाहर पहुंचाएगा। तो यूनिपोर्ट के अंदर कोई भी मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर मटेरियल, अकेला है तो भी चला जाएगा। सिम्पोर्ट में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तभी जा पाएगा जब उसके साथ में कोई दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल भी जाने के लिए हो, मतलब बेस्ट फ्रेंड, सेम डायरेक्शन में। एंटीपोर्ट में क्या होगा कि इसमें एक मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ जा रहा होगा तो दूसरा मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एंटीपोर्ट। सभी के सभी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये सभी के सभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप्स है। सभी में सेचुरेशन आएगा, सभी डाउन हिल है, सभी में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, सभी में तब तक ये ट्रांसपोर्टेशन होता जाएगा जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेचुरेशन आ जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाईली स्पेसिफिक होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पॉइजन और इनहिबिटर के कारण रुक सकता है। नाउ अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको बात करें बैक्टीरिया की, बात करें किसी बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरियल का डीएनए है ना, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल। या मैं बात करूं प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, किसकी बात करें अपन, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेन है, ठीक है। तो क्या होता है, जो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके बाहर एक बहुत बड़ा पोर्स होता है, प्रोटीन्स का पोर्स, उस पोर को बोलते हैं पोरिन्स। बैक्टीरिया की सेल वॉल के क्रॉस, क्लोरोप्लास्ट के क्रॉस हाई लार्ज साइज का एक प्रोटीन्स का बना हुआ पोर्स, प्रोटीन की बनी हुई टनल्स, उसको बोलते हैं पोरिन्स। अब इस पोरिन्स के क्रॉस पानी जाए तो उसको बोलते हैं एक्वापोरिन्स।
तो प्रोरिन्स क्या होते हैं? प्रोरिन्स क्या होता है? एक लार्ज साइज के पोर्स होते हैं, इतने लार्ज साइज के प्रोटीनियस पोर होते हैं कि इनके अंदर से पूरा पूरा एक प्रोटीन का मोलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट होकर जा सकता है। प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल, वो भी इस पोरिन्स के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन करने के लिए ये जो कैरियर प्रोटीन्स है, ये जो कैरियर प्रोटीन्स है, ये सेचुरेशन में भी आ सकते हैं। सारे कैरियर प्रोटीन एक साथ ऑक्यूपाई हो गए तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या आ गया? सेचुरेशन। ये पॉइजन और इनिबिटर से भी अफेक्ट होते हैं और ये हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं। और ये जो चैनल्स है, ये पोरिन्स, ये जो चैनल्स, ये प्रोटीन्स के जो पोर्स है, ये परमानेंटली ओपन भी हो सकते हैं या फिर क्लोज भी हो सकते हैं। ओपन मतलब खुले हुए चैनल से मटेरियल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आता रहेगा, जाता रहेगा उस चैनल्स के थ्रू। और कभी कभी ये चैनल्स क्या होते हैं? बंद भी होते हैं। प्रोटीन्स के जो चैनल्स है कभी कभी खुले होते हैं, किसी किसी कंडीशन में खुले होते हैं और किसी किसी कंडीशन में बंद होते हैं। तो जो बंद होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के अक्रॉस सोडियम पोटेशियम पंप, और ये सारी चीज पढ़ते वक्त अपन देखेंगे। तो कुल मिला के ये हमारा हुआ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। गॉट इट? तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के बीच में एक डिफरेंस है कैरियर प्रोटीन्स का, और कैरियर प्रोटीन्स आने के कारण फैसिलिटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक हो गया। पॉइजन्स इसको इनिबिट कर सकता है, सेचुरेशन डेवलप हो सकता है, और ये यूनिपोर्ट हो सकता है, सिम्पोर्ट हो सकता है, एंटीपोर्ट टाइप्स के हो सकते हैं। पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स आर द चैनल, प्रोटीन के चैनल, लार्ज साइज पोर से, प्रोटीन्स के पोर से, प्रोटीन्स की टनल से, प्रोटीन के चैनल से, ठीक है, जिसके अक्रॉस प्रोटीन्स के बने हुए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? पोरिन्स जनरली कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में, और बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाते हैं। अगर इस पोरिन्स के अक्रॉस पानी मूव करके चला जाए तो उसको बोलते हैं एक्वापोरिन्स। गॉट इट? तो ये हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अपोजिट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट होगा अपहिल, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एटीपी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा 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 प्रोटीनियस चैनल्स के थ्रू ही होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमें चैनल्स चाहिए, पंप चाहिए। जैसे फैसिलिटेड में कैरियर प्रोटीन्स लगते हैं, एक्टिव में भी पंप लगते हैं, प्रोटीन लगते हैं, कैरियर प्रोटीन लगते हैं। बट वो प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, अप हिल मूवमेंट करवाएंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाएंगे। मतलब लो से हाई की तरफ जा रहा, मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट करवाएंगे। बट यूज करेंगे क्या? एटीपी। सीधी सी बात है। तो एक्टिव का जस्ट अपोजिट पैसिव, पैसिव का जस्ट अपोजिट एक्टिव। बट एक्टिव में हमेशा क्या लगते हैं? कैरियर प्रोटीन लगते हैं, और वो कैरियर प्रोटीन एटीपी का यूज करके मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवा देंगे अपहिल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड। तो ये हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब आपको समझाना है ऑस्मोसिस, ठीक है? तो अपन ऑस्मोसिस नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे।